अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज़ और ये किस पर बेस करती है और इससे किस तरह की टर्म्स यूज़ की जा सकती हैं इसके लिहाज से, और ये किस तरह डिवाइसेस के थ्रू या ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सप्लाई की जाती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को देखेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो आप बिल्कुल जब फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट इंट्रो था, तो उसमें आप डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है। इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ा जाता है वो कहलाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वो हम बहुत कॉमनली ये टर्म सुनते हैं कि चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस ने अट्रैक्ट किया, रिपेल किया, लेकिन चार्ज असल में है क्या चीज़। तो चार्ज को अगर हम डिफ़ाइन करें तो जैसे कि एटम है, एटम बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है, इसी तरह चार्ज भी एक तरह से बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है, लेकिन ये ऐसा यूनिट है जो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि वो अगर अनलाइक चार्जेस हों, जैसे कि अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करेगा, और उसी तरह अगर सिमिलर चार्जेस हों यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो वो रिपेल करेगा, यानी वो उसको उसके अगेंस्ट में काम करेगा, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएगा, उसको दूर ढकेलेगा। तो चार्ज जैसे कि मैंने बताया कि ये बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है जो कि अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। तो इसको मेजर करने के लिए हम एक यूनिट को यूज़ करते हैं जो कि कूलम है। कूलम साइंटिस्ट का नाम है। कूलम ने एक पूरा लॉ दिया था चार्जेस से रिलेटेड, चार्जेस के फ्लो से रिलेटेड, चार्जेस के दरमियान की फोर्सेस से रिलेटेड। तो इस वजह से चार्ज पर ज़्यादातर काम इन्होंने किया था, तो चार्ज का यूनिट इनके नाम से है। इसके बाद अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया चार्जेस को स्टडी किया। अब अगर हम मटेरियल्स को देखें, मटेरियल्स को क्लासिफाई करें, तो मटेरियल दो हिस्सों में क्लासिफाई होते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस हो गए, जितना भी मटेरियल हो गए, उनको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर। इंसुलेटर और कंडक्टर में भी चार्जेस का फ़र्क है। चार्जेस का फ़र्क कैसे है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बाय द फिगर। तो बाय द फिगर आप फोकस कर सकते हैं। चार्जेस, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, इंसुलेटर की बात करूँ, तो यहाँ पर बहुत कंजस्टेड है। ये इतने कंजस्टेड है कि ये हिल भी नहीं सकते, फ्लो करना तो दूर की बात है। लेकिन उसी के अपोजिटली अगर मैं कंडक्टर को देखूँ तो इसमें चार्जेस दूर दूर हैं, यानी कि चार्जेस के बीच में गैप है। तो ये गैप होने की वजह से ये जैसे ही इनको कोई फोर्स मिलेगी ये आसानी से फ्लो कर जाएंगे। तो इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि करंट को पास नहीं करते, जो कि बिल्कुल यानी कह लें कि इनर्ट होते हैं, बिल्कुल भी करंट को फ्लो नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसके जो चार्जेस होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं। अब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और वो दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फिगर ड्रॉ की हुई है वो पॉजिटिव चार्जेस के थ्रू ड्रॉ की है कि ये चार्जेस इतने पैक्ड हैं कि इनमें ज़रा भी एम्प्टी स्पेस नहीं है कि ये हिल सकें। तो जब ये हिल नहीं सकते तो फिर यहाँ पर करंट भी फ्लो नहीं कर सकता। यही वजह है जिसकी वजह से इंसुलेटर्स करंट पास नहीं करते। इसके अलावा कंडक्टर्स में चार्जेस दूर दूर होते हैं। कंडक्टर्स में चार्जेस दूर दूर होने की वजह से उनमें गैप होता है। तो वो गैप जब ज़रा भी फोर्स मिलती है कंडक्टर को तो ये चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू दिस गैप। तो जब ये फ्लो करते हैं तो करंट पास होता है, या हम कह सकते हैं करंट कंडक्ट होता है। अब इंसुलेटर की एग्जांपल्स जैसे कि आपके सामने मौजूद है, जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास इंसुलेटर है, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, या जितने भी नॉन मेटल्स हो गए। जितने भी नॉन मेटल्स हैं ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी कि ये इंसुलेटर्स हैं। और इसके अलावा वुड, पेपर, प्लास्टिक्स, ये सब, या ग्लास, तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हो गए ये नॉन कंडक्टर्स हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते चाहे कोई भी स्टेट हो। लेकिन अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में मेटल आ गया, वाटर आ गया, या कुछ ऐसे सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशंस आ गए, आयनिक सॉल्यूशंस आ गए, तो ये सारे, या एसिड हो गए या बेसिस हो गए, तो ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो करंट को पास करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं।
सारे मेटल्स, जितने भी मेटल हैं, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसी तरह वाटर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा है। अब यहाँ पे सिर्फ वाटर लाजमी नहीं है कि सिर्फ H2O यही सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, वाटर के साथ मिलकर कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने आयनिक सॉल्ट्स वगैरह की बात की, तो आयनिक सॉल्ट्स वगैरह भी जब वाटर के साथ मिलते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। इसके बाद इनकी एक इंटरमीडिएट स्टेट है, वो इंटरमीडिएट स्टेट सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं और कभी नहीं करवाते, यानी इनकी एक सर्टेन कंडीशन है, इनका एक सर्टेन बिहेवियर है जिस पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं सारे मेटलॉइड्स, जितने भी मेटलॉइड्स हैं यानी कि जो कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं कभी नहीं करते, या हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे इफ़ वी सपोज लाइक कार्बन की अगर हम एग्जांपल लें तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज भी कैरी करता है, नेगेटिव भी कैरी करता है, वो डिपेंड करता है उसके पार्टनर पर कि वो उसको पॉजिटिव दे रहा है या उसको नेगेटिव दे रहा है। तो इसी लिहाज से यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर है, क्योंकि कभी ये करंट को कंडक्ट करेगा और कभी नहीं करेगा। जब इसका मेटालिक बिहेवियर होगा यानी कि जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन जब इसका नेगेटिव बिहेवियर होगा यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करेगा, तो वहाँ पर ये इसका एक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स पर भी पूरा एक चैप्टर है, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अब इसके बाद ये हो गई इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स की बात। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि कूलम ने पूरा एक लॉ दिया था चार्जेस से रिलेटेड, तो अब हम कूलम का वो लॉ पढ़ रहे हैं कि इन्होंने क्या लॉ दिया था और उस लॉ के ज़रिए इन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की। तो कूलम्स लॉ, पूरा नाम जो साइंटिस्ट का है वो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की इन्होंने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि अब तक हमने जो फोर्सेस पढ़ी हैं, हमने पढ़ा था कि दो मटेरियल पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स होती है यानी जिनमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्जन नहीं होता, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी तरह अगर दो चार्जेस की बात की जाए तो दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होती है जो कि अट्रैक्शन या रिपल्जन करवा रही होती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बाय फिगर। अब चार्ज कूलम में मेजर होता है, तो चार्ज को हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल क्यू से यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया। ये हमने पॉइंट चार्जेस लिए हैं, पॉइंट चार्जेस यानी कि जो एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पर ये एक चार्ज मौजूद है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने Q1 लिया, और ये एक नेगेटिव चार्ज है, इसको हमने Q2 लिया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी बताया था कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अनलाइक चार्जेस हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये डिससिमिलर चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम R कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये क्योंकि सिमिलर चार्जेस थे, ये लाइक चार्जेस थे, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करेंगे तो ये कभी भी कंबाइन नहीं होंगे। हाँ, अगर एक सर्टेन कंडीशन है कि अगर इनको इतनी ज़्यादा फोर्स दे दी जाए कि इनकी रिपल्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो फिर इनमें अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता बिकॉज इट टेक्स रिस्क। इसके अलावा अब जैसे कि अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये लाइक चार्जेस थे, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर आप मैग्नेट्स की मिसाल लें, मैग्नेट्स को कंसीडर करें, तो मैग्नेट्स का अगर आप साउथ और नॉर्थ पोल लेते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, वहाँ पर अट्रैक्शन होती है। लेकिन अगर आप साउथ और साउथ पोल लें या आप नॉर्थ और नॉर्थ पोल लें तो वहाँ पर रिपल्जन होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मैग्नेटिक फोर्स काम करती है, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रही होती है।
अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इसी तरह जैसे नेगेटिव और नेगेटिव दिए हुए हैं, तो फर्स्ट चार्ज Q1 है, सेकंड Q2 है, या आप ये भी कह सकते हैं ये भी Q है और ये भी Q है। तो अब ये एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इनकी रिपल्जन हो रही है, तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कूलम क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली कि 2 पॉइंट चार्जेस हम अगर कंसीडर करें जो एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिसाल ली थी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि जो फोर्स की वैल्यू है वो चार्जेस की प्रोडक्ट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर फोर्स बढ़ेगी, अगर हम फोर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें चार्जेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो दो चार्जेस का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो दो चार्जेस हमने लिए, एक Q1 था एक Q2 था, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मल्टीप्लाई करवाया तो ये Q1 Q2 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप फोर्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको चार्जेस भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और जितना कम हमारे पास चार्जेस होंगे या चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही कम हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके अलावा इसका दूसरा हिस्सा कहता है कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों चार्जेस का जो फासला था, जिसको अभी मैंने r कंसीडर किया था फिगर से, ये जो r है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मींस कि अगर फोर्स ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें r कम रखना होगा, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है, यानी एक बढ़ेगा तो एक लाजमी कम हो रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मैं फोर्स बढ़ाना चाह रही हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाए, तो वहाँ पर मुझे डिस्टेंस कम करना पड़ेगा चार्जेस के दरमियान में। इसको भी आप मैग्नेट से कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप मैग्नेट्स को सपोज करें तो मैग्नेट्स में अगर उनको करीब लाया जाए तो उनकी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है, और क्योंकि उनका डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर हम अपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट करवा रहे हैं, यानी एक साउथ है एक नॉर्थ है, उनको अट्रैक्ट करवाएं, तो वहाँ पर जब हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो वहाँ पर फोर्स बढ़ जाएगी, और जब हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे यानी मैग्नेट्स को दूर दूर करेंगे, तो वहाँ पर फोर्स, मैग्नेट्स को दूर दूर करने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी। और अगर हम ज़्यादा दूर करेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो एक वक्त आएगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, यानी उनमें कोई अट्रैक्शन या कोई रिपल्जन मौजूद नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि मैंने कहा था कि चार्जेस भी मैग्नेटिक पोल्स की तरह बिहेव करते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर रेडियस को कम किया, डिस्टेंस को कम किया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी, और अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी। तो ये दो रिलेशन एक तरह से कूलम ने निकाले। पहला रिलेशन कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, और दूसरा रिलेशन कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला रिलेशन जो था वो डायरेक्ट था, दूसरा इन्वर्स था। तो डायरेक्ट रिलेशन फोर्स और प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के दरमियान में था, तो ये डायरेक्ट रिलेशन था, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से इसको इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक है, कि अगर फोर्स बढ़ रही है तो इनका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, अगर इनका प्रोडक्ट यानी कि इनकी चार्जेस की वैल्यू कम है तो फोर्स भी कम होगी। इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप नंबर ऑफ़ चार्जेस इंक्रीज़ कर दें, मिसाल के तौर पर मैं मैग्नेट्स की एग्जांपल लूँ, तो अगर 2 मैग्नेट थे, उनका अट्रैक्शन
कम होगा एज़ कम्पेयर टू अगर 4 मैग्नेट्स एक साथ रखे जाएं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेट्स के इंक्रीज होने की वजह से उनका अट्रैक्शन या उनका रिपल्शन भी बढ़ रहा है। और अगर हम नंबर ऑफ मैग्नेट्स को कम करें, यानी सिर्फ 2 मैग्नेट लें, तो वहाँ पर वो कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया मैग्नेट से कंपेयर करके कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, इसको हमने कर लिया इक्वेशन 1। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया था ये इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन है, जब हमने ये पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि इन्वर्स को हम शो करते हैं 1 से, यानी जो भी क्वांटिटी होती है वहाँ पर वो डिनोमिनेटर में आ जाती है और ऊपर 1 आता है, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन में हम प्रोपोर्शनल का साइन तो वही रहता है, इन्वर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डायरेक्ट रिलेशन में वैल्यू होती है उसमें अपॉन में वैल्यू नहीं आती, और इन्वर्स रिलेशन में जो वैल्यू आती है वो अपॉन में आती है, यानी कि जिस वैल्यू के साथ इन्वर्स रिलेशन है वो डिनोमिनेटर में आएगी और ऊपर 1 आएगा। अब इसके बाद ये मेरे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये 2 इक्वेशन मैंने बनाई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि इनकी लेफ़्ट साइड सेम है, तो लेफ़्ट साइड सेम है तो मैं इनको कंबाइन करूँगी। तो यहाँ पर मैं इनको जब कंबाइन करूँगी दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पर ये F सेम थी तो ये एक ही दफ़ा आ जाएगा। अगर कंबाइन करते हैं तो जो सेम साइड होती है वो एक ही दफ़ा लिखी जाती है, और वो जिस साइड पर मौजूद होती है, यानी कि वो अगर लेफ़्ट पे मौजूद है तो वो लेफ़्ट पर ही लिखी जाएगी। लेकिन अगर कंपेयर करते तो ये सेम साइड जो थी ये एक्सक्लूड हो जाती, और ये दोनों साइड एक लेफ़्ट पर आ जाती है और एक राइट पर आ जाती है। तो यहाँ पर हम कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला चाहिए, तो इस वजह से हमें F चाहिए। तो F लाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन किया तो क्या आ गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये Q1 Q2 कैसे आया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये था Q1 Q2 अपॉन 1, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/r² से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा Q1 Q2, और ये 1 को r² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा r²। तो Q1 Q2 अपॉन r² आ गया जब हमने इनको कंबाइन किया। कंबाइन करके ये वैल्यू आ गई। अब प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो वहाँ पर इक्वल्स टू और कांस्टेंट आता है, तो यहाँ इक्वल्स टू आ गया, और यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ हुआ इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई लॉ दिया जाता है तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस को स्पेसिफिक कर दिया जाता है, कुछ कंडीशंस को कांस्टेंट कर दिया जाता है, जिनको हम अगर डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ पर लॉ की स्टेटमेंट पर फ़र्क पड़ता है। तो वो जिन भी टर्म्स को हम कांस्टेंट करते हैं तो उसके लिहाज से हम एक कांस्टेंट लेते हैं, और वो कांस्टेंट यहाँ पर K है। हर लॉ के लिहाज से ये कांस्टेंट चेंज होता रहता है। जैसे कि अगर आपने ग्रेविटेशनल लॉ आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल लॉ में वो जो कांस्टेंट था वो कैपिटल G था। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हमने यूज़ करना है वो कैपिटल K यूज़ करना है। तो F इज इक्वल्स टू कैपिटल K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसकी वैल्यू जब हमने निकाली तो 8.99 एक्सपोनेंट 9i, या इसको अगर हम राउंड ऑफ करें 8.99 को तो ये होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कैसे लेकर आए, ये यूनिट हम इस फॉर्मूले से लेकर आए हैं। फॉर्मूले से कैसे आया है, अगर आप गौर करें तो अगर मुझे K का यूनिट चाहिए तो यहाँ पर F का यूनिट न्यूटन है, और Q का यूनिट कूलम है, और इसका भी कूलम है, और यहाँ पे R का यूनिट मीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि ऊपर यहाँ पर स्क्वायर है। अब इसके बाद ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड में, तो ऊपर जाके जब ये n से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम और कूलम, तो यहाँ पर इसकी पावर 1 थी, इसकी भी 1 थी, तो 1 + 1 यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में था, तो जब ये नीचे जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट आ गया K का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि F की जगह हमने न्यूटन लिया, सारे यूनिट्स को पुट किया, यूनिट्स को पुट करके हमने K को अलग कर लिया, K के यूनिट को अलग किया, तो K के यूनिट को अलग किया, तो यहाँ पर इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बन गया। अब इसके बाद ये जो फॉर्मूला है ये कूलम्स लॉ के लिए यूज़ होता है, यानी न्यूमेरिकली आप जो यूज़ करेंगे वो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आगे इसको मज़ीद इनोवेट किया गया। तो फ्री स्पेस के लिए बात की गई कि फ्री स्पेस के लिए K
की वैल्यू में थोड़ी तब्दीली हो सकती है, यानी कि के की वैल्यू अगर हम देखें तो फ्री स्पेस के लिए या कोई अगर मीडियम मौजूद है तो उसके लिहाज से बदल सकती है। तो के फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहाँ पर कोई भी गैस या कोई भी मटेरियल या कोई भी पार्टिकल मौजूद ना हो, तो वैक्यूम के लिए के की वैल्यू जो सपोज कि कूलम ने वो कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि जो फ्री स्पेस है यानी जो एटमॉस्फेयर मौजूद है चार्जेस के लिए, उससे चार्जेस कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या कितना एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसकी भी एक वैल्यू असाइन की गई है। तो एप्सिलॉन नॉट की भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जब उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो आंसर यही वाला देगा। ठीक है, अब ये हो गया फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस के लिए के की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो इसको जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं एफ एज इट इज आ गया। यहाँ पर के की जगह, इस के की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 एज इट इज आएगा और Q1 Q2 आ गए। इसके बाद यहाँ पर R² भी एज इट इज आ गया, लेकिन ये के की जगह क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था तो इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये के की जगह आया और Q1 Q2/R² ये एज इट इज आ गया। तो F की वैल्यू आ गई Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। इसके बाद अगर हम बात करें मीडियम के लिए कि फॉर एग्जांपल जिस एटमॉस्फेयर में या जिस फील्ड में चार्जेस एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पर कोई मीडियम मौजूद है, तो अगर मीडियम मौजूद तो मीडियम कोई भी हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं या कोई लिक्विड हो सकता है या कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्योंकि मीडियम डिफरेंट तरह का हो सकता है तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट वैल्यू इन्वॉल्व होगी और ये होती है एप्सिलॉन आर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एप्सिलॉन आर आ जाता है। एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, क्योंकि यहाँ पे मीडियम इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पे हर मीडियम के लिहाज से, यानी कि अगर हमारा जो कंडक्टर है या आप कह सकते हैं जहाँ पे चार्जेस का फ्लो हो रहा है अगर वो एयर है तो एयर के लिए एप्सिलॉन आर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। इसी तरह अगर कोई और गैस है, लेट सपोज कोई स्पेसिफिक गैस है, लेट सपोज जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, तो ऑक्सीजन के लिए अगर हम बात करें तो इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसी तरह वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए भी इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो मीडियम टू मीडियम ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है ये बदलती रहती है। तो जब इनको पुट करेंगे यहाँ पर तो के की वैल्यू आएगी और के की वैल्यू को जब हम यहाँ पर इसमें अब फिर से जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू का फ़र्क आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ एज अ डिज़ाइन, बस एक और वैल्यू इंक्रीज़ हो गई जो कि एप्सिलॉन आर थी। यहाँ एप्सिलॉन आर आ गया और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई जब हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया। इसके बाद अब ये जो एप्सिलॉन आर है और ये R² है, तो यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये एप्सिलॉन आर और R² को मिलाकर हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा एप्सिलॉन आर क्यूब। तो एप्सिलॉन आर क्यूब क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये जो एप्सिलॉन आर है ये सिंबल है, ये कंप्लीट सिंबल है। तो कंप्लीट सिंबल में ऐसा नहीं होता कि हम इस सिंबल को ब्रेक करें और उसमें से हम कहें कि ये आर जो है ये इस आर से, ये आर जो था ये डिस्टेंस था, ये कंप्लीट सिंबल मिलके रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस आर को और इस आर को मिलाकर आप कहें कि ये आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एक सिंबल था। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं था कि आप इसको इस तरह क्यूब कर दें। तो यहाँ तक ये हमारे पास कूलम्स लॉ कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। कूलम ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उन्होंने ये डिस्कस किया था कि दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं, और उस वक्त उनमें अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो उन चार्जेस के बीच में तो वहाँ पर फोर्स कम होगी या ज़्यादा होगी, ये चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी। लेकिन ये डिस्कस नहीं कर पाए थे, कूलम ने ये नहीं बताया था कि जो अट्रैक्शन हो रहा है
वो किस वजह से हो रहा है। तो इसको आगे चलकर माइकल फैराडे ने डिस्कस किया था। यानी यहाँ पर ये जो असल में यहाँ पर जो पॉइंट रेज किया गया था, उस पॉइंट को हम एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहते हैं। यानी डिस्टेंस पर जब चार्जेस कुछ फासले पर मौजूद है तो विदाउट टच किए एक दूसरे को वो कैसे एक दूसरे को अपने लिहाज से मूव करवा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अक्सर हम मैग्नेट से अगर आप एग्जांपल लें, क्योंकि मैग्नेट आपने कॉमनली देखे हुए हैं, तो मैग्नेट से अगर आप एग्जांपल लें तो मैग्नेट अगर दूर भी हो पिन से, आयरन फिलिंग से, तो जैसे मैग्नेट को मूव करते हैं वैसे ही आयरन फिलिंग्स या पिन मूव करती है। तो विदाउट टच किए कैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये चीज़ आगे चलकर माइकल फैराडे ने डिस्कस की थी। इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया था इस चीज़ को, कि ये जो एक्शन एट अ डिस्टेंस हो रहा है, यानी विदाउट टच किए जो एक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। जितने भी चार्जेस हैं वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। ये होता क्या है, ये वो रीजन है, वो सराउंडिंग है जिसमें चार्ज अपना अट्रैक्शन या तो अपनी रिपल्जन को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक चार्ज कंसीडर किया है Q पॉजिटिव। Q पॉजिटिव एक चार्ज है। अब ये चार्ज क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है चारों तरफ फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये एक अट्रैक्टिव यूनिट है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव यूनिट है, तो ये अपने इर्द गिर्द में फोर्स लगाएगा ताकि इसकी सराउंडिंग में और इसके इस रीजन में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ये उसको अपनी तरफ खींचेगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक और चार्ज हमने लिया Q नॉट, तो Q नॉट अगर ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो चार्ज है जो Q नॉट है ये टेस्ट चार्ज है। इसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं। इसको टेस्ट चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस कम है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कम्पेयर टू Q के। इस Q पॉजिटिव चार्ज के इसकी अट्रैक्शन लो है, जिसकी वजह से हमें इसका इन्फ्लुएंस फील नहीं होगा, Q नॉट का इन्फ्लुएंस फील नहीं होगा, बल्कि हमें Q का इन्फ्लुएंस फील होगा क्योंकि वो ज़्यादा होगा। और जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में कि जो फोर्स ज़्यादा होती है उसके फेवर में काम होता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये ज़्यादा, इसकी फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये इस पर इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये जब इस पर इन्फ्लुएंस करेगा तो इसका मतलब ये जो Q पॉजिटिव है ये अपनी फील्ड क्रिएट करेगा और अपनी फील्ड में ये इस Q नॉट पर फोर्स लगाएगा। और क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस थे, लाइक चार्जेस थे, तो इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी। तो ये जो फोर्स है इसको अगर हम पर यूनिट चार्ज कंसीडर करें, यानी एक चार्ज जो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर ये जो चार्ज है जो ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव था, जो सुपीरियर था, वो एक स्मॉलर चार्ज पर या जो लेस इन्फ्लुएंसिव था या इंफीरियर था उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसका यूनिट अगर हम देखें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन आ गया, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद आगे हम अगर देखें तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम EMF भी कहते हैं। EMF आपने सुना होगा, बहुत कॉमन टर्म है। ये वो एनर्जी है जो सप्लाई की जाती है चार्ज को मूव करवाने के लिए, या हम कह सकते हैं चार्ज से काम लेने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी की टाइप है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपने पोटेंशियल एनर्जी की दो टाइप्स डिस्कस की थी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी भी है पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जो करंट को फ्लो करवाने में, या हम कह सकते हैं चार्जेस को मूव करवाने में मदद देगी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर सप्लाई की जा रही है चार्जेस को, या पर यूनिट चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी एक्ट कर रही है उसको हम EMF कहते हैं। ये वही फोर्स है, या कह सकते हैं ये वही एनर्जी है जो बैटरी के थ्रू हम पूरे सर्किट को प्रोवाइड करते हैं। बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, बैटरी करंट प्रोवाइड नहीं करती। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि बैटरी करंट प्रोवाइड करती है तो सर्किट स्टार्ट होता है। नहीं, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से चार्जेस फ्लो करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, या हम कह सकते हैं करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पर
ये इसका फॉर्मूला ईएमएफ का, या इसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाय चार्ज, एनर्जी सप्लाइड डिवाइड बाय चार्ज ई पर क्यू। अब यहाँ पर एनर्जी सप्लाइड को हम जूल्स में मेजर करेंगे और चार्ज को हम कूलम से मेजर करेंगे, तो जूल पर कूलम को मिलाकर हम वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब हमने एनर्जी सप्लाई की, एनर्जी सप्लाई करने के बाद चार्जेस में क्या हुआ, चार्जेस ने फ्लो करना शुरू किया। जब चार्जेस फ्लो करेंगे और वो कंडक्टर होगा, यानी जो सब्सटेंस है जिसको एनर्जी दी जा रही है, अगर वो सब्सटेंस कंडक्टर है तो वो कंडक्टर उससे चार्जेस फ्लो करेंगे, और दिए हुए वक्त में जितने चार्जेस फ्लो करेंगे, या हम कह सकते हैं पर यूनिट सेकंड में जो चार्जेस फ्लो करेंगे ड्यू टू ईएमएफ, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कह के, या चार्जेस भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। इसके बाद अब Q, इसका फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन T। रेट का मैंने पहले भी बताया था कि जब भी रेट का वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ पर डिवाइड में लाजमी T आता है, यानी टाइम आता है। तो यहाँ पर रेट का वर्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और रेट मैंने कहा था टाइम की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, अपॉन में टाइम आ गया। अब इसका यूनिट देखें तो Q का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो कूलम पर सेकंड को मिलाकर हम एम्पेयर पढ़ते हैं या एम्पेयर कंसीडर करते हैं, और एम्पेयर ऐसा ही यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, या इसको सिर्फ इस तरह से ए भी लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है, अब ये जो करंट फ्लो होगा इसके लिए एक पाथ बनाया जाएगा, या इसके लिए हम एक रीजन बनाएंगे, एक इसके लिए एक वे डिसाइड होगा जहाँ से ये पूरा करंट फ्लो करेगा। तो वो जो पाथ होगा जिससे पूरा करंट पास हो रहा है या फ्लो कर रहा है, उस पाथ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अलावा जो करंट है, अगर वो पॉजिटिवली टू नेगेटिव, यानी पॉजिटिवली बॉडी से नेगेटिवली, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से नेगेटिवली चार्ज बॉडी की तरफ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्वेंशनल करंट। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि जो करंट की, क्योंकि उस वक्त करंट का इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उस वक्त सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था कि करंट प्रोड्यूस होता है और करंट पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये एक ख़ास किस्म का करंट कंसीडर किया जाता था जिसको हम कहते हैं कॉन्वेंशनल करंट। लेकिन करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव भी फ्लो कर सकता है। इसके बाद यहाँ तक, अब इसको आप कैसे कंसीडर करेंगे? इसको आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि वाटर का बिहेवियर होता है, तो बिल्कुल वैसे ही चार्जेस का भी बिहेवियर होता है। जैसे कि अगर हमें वाटर ऊपर वो टैंकी में फिल करना हो, तो उसको हम कैसे करते हैं? उसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं थ्रू दी मोटर। तो मोटर क्या करती है? मोटर उस वाटर को फोर्स देती है। तो फोर्स अप्लाई टू यूनिट चार्ज, ये हमारे पास क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो फोर्स है, इस फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी चार्जेस को मिलेगी। तो यह हमारे पास था ईएमएफ। जब ये एनर्जी मिलेगी तो चार्जेस क्या करेंगे? जैसे कि मैंने कहा वाटर है, वाटर को जब फोर्स मिल रही है और उस पर एनर्जी मिल रही है, तो वाटर का फ्लो अपवर्ड होगा, यानी कि वो ऊपर की तरफ पाइप्स के थ्रू मूव करेगा। तो ये जो वाटर फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसको हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट है। और ये जो पूरा सिस्टम है कि टैंक से पानी ऊपर पाइप्स के थ्रू टैंकी में जाएगा, तो ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इस तरह से वाटर के बिहेवियर को हम कंसीडर करके चार्जेस के बिहेवियर को कंसीडर कर सकते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट ईजी हो जाता है। अब यहाँ तक हमने बात की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल।